मैं विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की पुस्तक भारत की खोज से अध्याय 2 तलाश नामक शीर्षक से आपका पाठ 4। पिछले पाठों में आपने 3 पाठ अतीत के दबाव तक पढ़ा। उसके आगे से आज हम 3 पाठों का अध्ययन इसके अंतर्गत और करेंगे। पाठ 4, 5 और 6, भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश। इन 3 पाठों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम अध्याय 2 से तलाश का पाठ 4 भारत के अतीत की झांकी को हम पढ़ रहे हैं। आपको देखना है, भारत के अतीत की झांकी। अतीत माने बीता हुआ समय, जो समय निकल चुका है। हमारे भारत की का इतिहास हम कह सकते हैं। जो समय बीत जाता है वो इतिहास बन जाता है। तो बीते हुए समय में हमारा भारत कैसा था, उसकी झांकी कैसी थी, उसमें क्या क्या था, लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर ये भारत है क्या? लेखक के मन में प्रश्न उठा, आखिर ये भारत है क्या? अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा है। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हज़ारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अग्रिम पृष्ठ पर आप देखेंगे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका
विशाल प्रवेश द्वार जो आप देख रहे हैं, इसमें देखें, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के उन लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता का मतलब तेज प्रभाव, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय का मतलब क्रियाशील मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर का मतलब बहुत दूर से अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों ने समय और अग्रिम पृष्ठ पर देखेंगे दंत कथाओं का मतलब है जनश्रुति, यानी लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें। दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से केंद्रित किया। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचा। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले का मतलब झुंड, काफिले है ना, इनका भी मतलब झुंड है, कबीले और जातियों के झुंड, और ये सब और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती हैं और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय माने सुंदर रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से
आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। अगले पैराग्राफ में देखेंगे, मैंने पुराने स्मारक क्या होते हैं? याद में, किसी की याद में बनाए गए, और भग्नावशेषों, टूटे हुए खंडहर। भग्नावशेष, भग्न जो टूट गए हों, अवशेष माने टुकड़े, है ना, खंडहर जो हो जाते हैं को, और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र होते हैं दीवार पर बने हुए चित्र। भित्ति चित्र का अर्थ है दीवार पर बने हुए चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महास्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अंतर्दृष्टि का मतलब आंतरिक, अंदर से देखना, अपनी आत्मा के से देखना, अंतर्दृष्टि कहते हैं, जो हमारे मन से हमको दिखाई देता है। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था तो उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि जो लौट करके वापस आती है। हम कहीं आवाज़ देते हैं तो लौट कर टकरा करके आवाज़ वापस आती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण माने पत्थर, जैसे भीषण पत्थर, खंभे, स्तंभ का मतलब यानी पत्थर के खंभे कह सकते हैं, जैसे अपने शिलालेखों, पत्थरों के ऊपर लिखे हुए लेख के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। भारत की झांकी का अपने अर्थ यहाँ पर दे रहा है लेखक, समझ रहे होंगे कि वो ये कह रहा था कि इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ मेरे जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की कुछ निरंतरता में कुछ विलक्षणता माने बिल्कुल अनोखापन,
प्रतीत होती है। ये परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। आइए इसके उपरांत हम देखते हैं भारत की शक्ति और सीमा। ये आपके उसमें है, तो अगला पाठ देखते हैं, भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन माने अंत और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। भारत का पतन कैसे हुआ, उसका नाश के क्या कारण रहे हैं, ये इसकी शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, लेखक कहता है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में भारत से आगे निकल गया। अगले पृष्ठ पर आप देखें, इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है, जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भाष्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी, किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। आपने इसके माध्यम से देखा कि किन किन कारणों के कारण हमारा भारत जो है वो पिछड़ गया और किस हालत में उसका ह्रास होने लगा। जो चीज़ें आपने पढ़ी कि किसके स्थान पर किसने क्या स्थान ले लिया, कहाँ कहाँ भारत के उसमें लचीलापन आया। अगले पैराग्राफ में देखेंगे, किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर, ध्वंस वही नष्ट हो जाने वाले, अवशेष फिर वही आया, ध्वंसावशेष माने नष्ट होने वाले अवशेष टुकड़े, उन पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर
पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। आइए इसके बाद भारत की तलाश। तलाश माने खोज, वही भारत की खोज जैसे है, तो हम अपने भारत को खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कह रहा है? पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का चित्रण विचित्र मिश्रण है। मिश्रण माने मिला हुआ। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की ओर देखता था। ये मध्यम वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया और इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उससे बहुत पृष्ठ देखें कम अहमियत देते थे। ये देश बेचैन कर देने वाला था, ये दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमज़ोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है।
उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में निश्चित समुदायों को नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखीं, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके ये पाठ समाप्त हुए हैं। आइए अब इसके प्रश्नोत्तरों पर प्रकाश डालते हैं। अध्याय 2 से ही आपका तलाश का पाठ 4 जो है, भारत के अतीत की झांकी का प्रश्न संख्या 1। लेखक ने भारत को कैसी नज़र से देखना शुरू किया? बाहरी आलोचक की नज़र से। प्रश्न 2, मोहनजोदड़ो का टीला कहाँ है? उत्तर, सिंधु घाटी में। प्रश्न संख्या 3, महास्नान पर्व कुंभ भारत में कहाँ है? इलाहाबाद एवं हरिद्वार। प्रश्न संख्या 4, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर, सारनाथ में, बनारस के पास। 5वां प्रश्न है, भारत की पाठ है ये 5वां, भारत की शक्ति और सीमा। इसी का प्रश्न संख्या 5 है, भारत किस दौड़ में पिछड़ गया? तकनीक की दौड़ में। उत्तर। प्रश्न संख्या 6, मानसिक जड़ता और थकावट की हालत में भारत का क्या होने लगा? उत्तर, ह्रास। प्रश्न पाठ 6, भारत की तलाश से देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, लेखक भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए किसकी ओर देखता रहा? उत्तर है, मध्यम वर्ग की ओर। प्रश्न संख्या 8, लेखक को अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का कैसा एहसास रहता था? दर्द भरा। अब देखेंगे आप 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनके उत्तर हैं, उत्तर सहित। अब 4 प्रश्न आपको स्वयं करने हैं गृह कार्य में। बीते हुए सालों में लेखक के मन में किसके अतीत की झांकी रही? प्रश्न 2, लेखक भारतीय सभ्यता का आधार, आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार क्या है? प्रश्न 3, भारत की सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायिनी नदी कौन सी है? और अंतिम और चौथा प्रश्न है, लेखक को किसने आकर्षित किया? इन प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे। आशा है पाठों को आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इसके प्रश्न उत्तर, इससे संदर्भित जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो उनके उत्तर भी आपको प्राप्त हो गए हैं। और गृह कार्य में आपको जो 4 प्रश्न दिए हैं, इन्हीं पाठों से आप इनको उत्तरों को ढूंढ करके और लिखेंगे, जिससे आपका बौद्धिक विकास होगा। अगले उसमें हम आपसे पाठों में अगली वीडियो लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।